लेकिन मैं राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में स्थित ऐसा किला हूं जिसको सरकारें भी नॉर्मल जगह नहीं मानती। वहां पर लगे ASI के बोर्ड में साफ लिखा है कि मेरे प्रांगण में रुकना सख्त मना है। अगर आप रुके तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आपको बता दूं, जो भी राहत में आज तक मेरे दुर्ग में रुका, उनके साथ घटित घटनाओं का मैं साक्षी हूं। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक महाराजा मानसिंह के भाई माधव सिंह ने मेरे इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया था। मेरे इस विशाल आकार वाले भव्य दुर्ग में पहले लोग भी रहा करते थे, लेकिन भूतिया हो जाने के बाद एकाएक मेरे इस पूरे प्रांगण को खाली कर दिया गया और मुझे अकेला इस वीरान जंगल में छोड़ दिया गया। मेरे किले की प्राचीर में प्रवेश करते ही आपको टूटे फूटे खंडहर दिखेंगे, जो मेरे को शापित होने के पहले के ग्रामीण की दुकानों और घरों का एहसास कराएंगे। वहीं पास में आपको नर्तकियों की एक हवेली टूटी फूटी जीर्ण हालत में दिखेगी और नर्तकियों के घुंघरू की आवाज आज भी मैं अंधकार वाली मध्यरात्रि में सुनकर मंत्र मुग्ध हो जाता हूं और अपने उसी भव्य अतीत में लौट जाता हूं। लेकिन मैं जानता हूं उन आत्माओं के दुख को जो कई शताब्दियों से आज भी उस श्राप का दंश झेल रही हैं। जैसे जैसे आप मेरे परिसर में आगे बढ़ते जाएंगे, कई खंडहर देखते जाएंगे। किसी भी खंडहर की छत को सही सलामत नहीं पाएंगे सिवाय मंदिरों के। मेरे प्रांगण में कई मंदिर हैं जो आज भी सही सलामत खड़े हैं। उन्हें आराध्यों के दर्शनों और उनकी ताकतों से मैं आज भी हाथ टूटा फूटा जीर्ण शीर्ण हालत में भूतों की कहानियों के साथ खड़ा हूं। जैसे ही आप मेन दुर्ग के दरवाजे पर आएंगे, आपको लोहे के द्वार मानो भूतिया किले में आपका स्वागत करने के साथ ही चेतावनी देते हुए दिखाई देंगे। जरा सब्र कीजिए, मैं आपको वो भूतिया कहानी भी बताने वाला हूं जिससे मेरी हालत हुई। वो सभी डरावनी बातें, उन जगहों के साथ घटनाओं का जिक्र करूंगा जो आपको मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह समझ आएंगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको एक ऐसा जलकुंड दिखाई देगा जिसमें पूरे साल हर दिन पानी भरा रहता है। इसमें पानी आने का रहस्य एकदम गुप्त है, इसलिए इस कुंड को प्राकृत जलकुंड के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जलकुंड के पास में ही महादेव जी का मंदिर है जो आज भी ज्यों का त्यों खड़ा है। इस मंदिर को आज भी उस तांत्रिक के श्राप का प्रेम आत्माओं का कुछ भी बिगाड़ न सकी। लेकिन आगे मैं आपको अपने भव्य महल की हालत दिखाऊंगा जो उन प्रेत आत्माओं ने महल की हालत कैसी कर दी है। अब आगे चलते चलते मैं आपको मुख्य महल की ओर ले चलता हूं जो मेरे दुर्ग का सबसे मजबूत और राजशाही परिवारों का निवास स्थान हुआ करता था। आप देखिए कितनी मजबूती से मेरे महल के परकोटे और दरवाजों का निर्माण किया है। लेकिन किसी हमले से तो मैं बचा रहा, लेकिन उन आत्माओं से बचने के लिए ये परकोटे पर्याप्त मजबूत नहीं थे और मेरी ये जीर्ण शीर्ण हालात का जिम्मेदार मैं किसको मानूं। दोस्तों, मैं अपनी पूरी दर्द भरी कहानी आपको बयान करूंगा। मेरे मुख्य महल के अंदर प्रवेश करते ही आपको चमगादड़ों के मल की बदबू से लेकर चमगादड़ों की आवाज के साथ जीर्ण शीर्ण हालत में मेरे महल के कमरों की दीवारें दिखाई देंगी, मानो आपसे कह रही हों कि हमारी इस दयनीय दशा को देखो। काली अंधियारी रातों में चमगादड़ों की चमकीली आंखें मानो मुझे मेरे राजशाही दिनों की याद दिलाती हैं। शापित और आत्माओं का बसेरा होने से पहले मैं एकदम रंगीन जगमगाता हुआ विशाल दुर्ग हुआ करता था। वैसे ही मेरे नजारे हुआ करते थे। इन्हीं महलों और इन्हीं कमरों में राजशाही परिवार की महिलाओं के कदम पड़ते थे और उनकी पायल की छन छन की आवाजों से मैं भाव विभोर हुआ करता था। लेकिन अब मुझे कई प्रकार की प्रेत आत्माओं और नृत्यकों के घुंघरू की आवाजों के साथ काली अंधियारी रातें गुजारनी पड़ती हैं। इन्हीं महलों में रहने वाली एक राजशाही परिवार की रानी हुआ करती थी जो मेरे ही महलों में आती जाती। मैं उनको निहारते रहता। इतनी सुंदर रानी मेरे यहां निवास करती है। फिर आई वो काली अंधेरी रात जिस दिन मेरे इस राजमहल को भगवान जाने किसकी नजर लग गई। और उस रात्रि के बाद हुई एक सुबह। उस दिन एक तांत्रिक भिक्षा मांगने के लिए महल के द्वार पर पहुंचा। द्वारपाल के भिक्षा देते समय उस तांत्रिक की नजर मेरे महलों में विचरण करती हुई उस रानी के ऊपर पड़ी और वो मनमोहित हो उठा।
फिर वो अपनी एक कुटिया बनाकर महल के ही समीप साधु का भेष धारण कर तपस्या करने लगा। रानी और उनकी दासियों की दिनचर्या के ऊपर अपनी नजर रखने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे खूबसूरत रानी ने नहाते हुए अपनी दासी से कहा, प्यारी दासी, जरा देखो तो, बालों में लगाने वाला सुगंधित तेल खत्म हो गया है, तू लेकर आएगी क्या बाजार से? ये चर्चा तो निजी कमरे में रानी और दासियों के बीच हो रही थी, परंतु मैंने महसूस किया कि उस तांत्रिक ने अपनी तंत्र क्रिया से रानी और इन दासियों में होने वाली चर्चाओं को सुन लिया और अपने तंत्र की क्रिया से महल के बाहर मौजूद बाजार में एक दुकानदार बनकर बैठ गया। महलों के बाहर इन दुकानों के अवशेष आज भी आप देख सकते हैं। फिर क्या था, मेरे महल के दुर्ग से निकलती हुई मैंने एक दासी देखी जो संभवतः सुंदर रानी के बालों में लगाने वाला सुगंधित तेल लेने जा रही थी। मैंने देखा कि रानी के लिए हमेशा एक ही दुकान से सामग्री लाई जाती थी, परंतु जैसे ही दासी की नजरों में उस तांत्रिक में अपनी नजर डाली, मानो दासी तंत्र क्रिया से सम्मोहित होकर उस तांत्रिक की दुकान की ओर मुड़ गई। फिर वहां से उस तांत्रिक के द्वारा एक विशेष तंत्र क्रिया से किया एक तेल खरीदकर मेरे दुर्ग में दासी घुस गई। उस समय मुझे आभास हुआ मानो मेरे काल ने मेरे अंदर ही प्रवेश कर लिया हो, लेकिन मैं उन सब बातों से अनजान था। जैसे ही दासी ने उसे सुगंधित तेल का पात्र रानी की ओर बढ़ाया, उस पात्र को देखकर रानी सारी कहानी समझ गई थी, क्योंकि वो रानी एक सती महारानी थी जिनके अस्तित्व की तपस्या के प्रताप से रानी को सारी कहानी समझ आ गई। फिर रानी ने कहा, दासी, तुम ये तेल नहीं, ये भानगढ़ का काल लेकर आई हो। ये सुनकर दासी सुन्न हो गई। फिर रानी ने